हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो जीके जीएस की आज की एक स्पेशल क्लास है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इस सेशन को आप लोग पूरा देखिए क्योंकि ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैंड पिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है टाई ब्रेकर का काम कर सकते हैं, आप लोगों की जो है सपने को पूरा करने में, या फिर आपके सपने से अगर आपने ये सेशन नहीं देखा तो रोकने का भी काम कर सकते हैं। तो ये पूरा सेशन पूरा अच्छे से देखिए आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर में कवर किए हुए आप लोगों के, जो मुझे लगता है कि जिसके जो है बहुत ज्यादा चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि अगर आपको सक्सेस फील करनी है या फिर रिजल्ट देखना है तो एक ही तरीका है उसका, वो है निरंतर बने रहना। ठीक है, कंसिस्टेंट बने रहना। कंसिस्टेंसी आप लोगों को जो है बाकी लोगों से अलग करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, अपनी पढ़ाई है, उनकी पढ़ाई जो है वो आउटर चीजों के ऊपर में डिपेंड करती है कि क्या बाहर से कोई मोटिवेशन मिला है, क्या बाहर से कोई जो है नोटिफिकेशन आया है या कुछ आया है, तब जाकर उन लोगों के अंदर में जागरूकता आती है। लेकिन जो बच्चे रिजल्ट देखते हैं ना, वो निरंतर होते हैं, वो हमेशा, ठीक है, वो हर एक घड़ी के अंदर में जब विपरीत परिस्थिति होती है उस समय में भी मेहनत करते हैं। ठीक है, जब सारी परिस्थितियां जो उनके खिलाफ है तब भी मेहनत करते हैं और वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। ये पूरा सेशन आप सभी जितने भी बच्चे जिन्होंने अपना योगदान दे दिया उन लोगों को समर्पित। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ में देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, टीआरई के अंदर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। विश्ववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आप समझिए। विश्ववृत्तीय व्यास या फिर आप लोगों का इक्वेटोरियल डायमीटर। ओके, हमारी पृथ्वी जो है ये इस प्रकार से, अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि इसका जो ये इक्वेटोरियल डायमीटर है, ठीक है, जो इक्वेटर को जो इस तरीके से जो डायमीटर है आपका, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके? ठीक है, आपके यहां पर में पोलर डायमीटर के, जो दोनों पोल्स के इस तरीके से जो पूरा पोल से जो डायमीटर है ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमारी पृथ्वी जो है ना, पोल यहाँ पर में इक्वेटर के पास में थोड़ी चपटी है, मतलब ये यहाँ से थोड़ा ज्यादा है इसका डायमीटर, ये वाला बीच वाला डायमीटर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है? अगर पूरा स्फीयर होता, पूरा गोलाकार होता, तो ये वाला डायमीटर और इधर वाला डायमीटर सेम होना चाहिए था, तब जाके पूरा स्फीयर बन जाता, फुटबॉल बन जाती है ना पृथ्वी। लेकिन ये थोड़ा सा इक्वेटर के पास से थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, कितना किलोमीटर है? तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, 43 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 42 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, 42.89 समथिंग ये आता है आप लोगों का। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का 43 किलोमीटर जो है इसको माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर होगा इसका 43, और बीपीएससी ने भी इसका आंसर 43 माना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, आप लोगों का अगर ये इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करूं मैं, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि कभी इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है, तो इक्वेटोरियल डायमीटर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स 12,756 है। ठीक है, 12,756। और अगर आप लोगों से पोलर डायमीटर, ठीक है, ध्रुवीय व्यास पूछ लिया जाए, 12,713 हो जाता है वो। ठीक है, 12,713। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आता है? यहाँ पर में माइनस करने पर ये 43 किलोमीटर आता है, और वही आप लोगों का आंसर है 43 किलोमीटर। अब लेकिन अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन की तरफ में लेकर चला चाहूंगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट बताओ मैं इसके अंदर में? ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो और ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 43 किलोमीटर हो गया आप लोगों का, लेकिन अगर मान लो माइल्स में, मील में अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कितना मील अधिक है, ठीक है, विश्ववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना, ये किलोमीटर में पूछा, मील में कितना अधिक है? चलो ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से, कितने लोगों को पता है मील में कितना अधिक है? अगर क्वेश्चन आ जाए मील में कितना अधिक है, तो याद रखना आप लोगों ने 27 माइल्स। ठीक है, 27 माइल्स लिखेंगे, सभी के सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, हर एक बच्चा, तभी जाके जो है इस तरीके से जो है फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस इस तरीके के करवाए जाए। ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछ ले तो 43, अगर माइल्स में पूछ ले तो ठीक है 27 माइल्स जो है आप लोगों का आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, प्लीज इसको सभी लोग कमेंट में लिख लीजिए ताकि याद हो जाए। किलोमीटर 43, 27 माइल्स। ठीक है आपका। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है कि हु रीच द केप ऑफ गुड होप इन 1488। देखिए, केप ऑफ गुड होप कहां पर में है? अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि यहां पर मैं, अगर मैं मान लूं कि यूरोप है,
और इधर साइड में आप लोगों का जो है वो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। तो ये जो दक्षिणी कोना है, ठीक है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी कोना, इसको क्या कहा गया है? केप ऑफ गुड होप, ठीक है, आशा का अंतरिम द्वीप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप जो है फ्रेंड्स, इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके आगे जब भी कोई जाता था तो उसको कोई ना कोई नई भूमि मिल जाती थी, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप के ऊपर में सबसे पहले कौन पहुंचा था? ये एनसीईआरटी के अंदर में और बिहार जो एससीईआरटी उसके अंदर में दोनों में दिया हुआ है। तो आंसर आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि तुम्हारे चचा का लड़का था एक बार्थोलोम्यू डियास, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियास जो है फ्रेंड्स, इसने क्या किया था? केप ऑफ गुड होप के ऊपर में सबसे पहले पहुंचा था 1488 के अंदर में। फिर बाद में उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए बहुत सारे लोग इधर साइड में आए। वास्को डी गामा, ठीक है, तुम्हारे मामा का लड़का, वो भी इधर साइड से इसी रास्ते पे चला था कि भाई बार्थोलोम्यू डियास जो है उसने केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता तो जो है वो पता कर लिया, अब उसके आगे जाएंगे करके, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार्थोलोम्यू डियास, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये यहां पर में है केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोम्यू डियास, याद रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को आगे बढ़ा सकता है। बार्थोलोम्यू डियास, ये याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियास, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी कोना। अच्छा, केप ऑफ गुड होप कौन से वाले कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अफ्रीका के दक्षिणी कोने के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं 1150 से भी ज्यादा बच्चे केवल 6 मिनट के अंदर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है कि किस नदी को उत्तर में काली नदी के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता है कि टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में 30 डे चैलेंज चल रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन पर सारे पेड कोर्सेज के अंदर में, ठीक है। 30 डे चैलेंज, कितने लोग 30 डे चैलेंज को जो है दे रहे हैं अच्छे से? उसमें से एक जो है चैलेंज के अंदर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, विच रिवर इज नोन एज काली रिवर इन द नॉर्थ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो काली रिवर, ठीक है, किसको कहा जाता है? शारदा नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है पेड क्लास के अंदर में कि भाई काली रिवर या शारदा रिवर ये वही नदी है जिसको लेकर, ठीक है, जिसकी सीमा को लेकर नेपाल और भारत के बीच में सीमा विवाद भी है, ठीक है। तो काली या महाकाली रिवर भी इसको बोलते हैं, इसको शारदा रिवर भी कहा जाता है। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए पूरा एक वीक के लिए हमने, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, आपके लिए उसको ओपन कर दिया है 30 डे चैलेंज को, ठीक है, एक वीक का पूरा। तो आप सभी के सभी जितने बच्चे देख रहे हैं, हर कोई बच्चा, आप किसी भी पेड कोर्स में चले जाइए, वहां पर मैं आपको जो अभी चल रहा है, ठीक है, 30 डे चैलेंज, वो आप लोगों का एक वीक का जो 30 डे चैलेंज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और हर किसी ने ये देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितने पानी के अंदर में हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। शारदा नदी जो है फ्रेंड्स, इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पर में इसी नदी के ऊपर में भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद भी है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक संधि हुई थी जिसको सुगौली की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुई थी, ठीक है, 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसके जरिए नेपाल और भारत के बीच में ये करार हुआ था कि काली नदी या शारदा नदी के वेस्ट वाला जो भाग है वो भारत का रहेगा, ईस्ट वाला भाग जो है वो नेपाल का रहेगा। बट नेपाल उस चीज को मानने से इनकार करता है कई बार, ठीक है। तो 1816 में सुगौली की संधि कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग। पेड क्लास में तो पूरा डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ठीक है, लेकिन अब फिलहाल में सुगौली की संधि आप लोग यहाँ पर इतना याद रख लीजिए इसको, 1816 के अंदर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये बताएंगे आप लोग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग जो है फ्रेंड्स शेयर कर देंगे। और मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, 1400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर देंगे, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं इस सेशन के अंदर में। तो देखिए यहाँ पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी फ्रेंड्स 1928 के अंदर में, ठीक है। 1928 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। अब देखो ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर में बन जाता है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 के अंदर में बारदोली सत्याग्रह। बारदोली नाम की जगह है कहां पर में? बारदोली नाम की जगह गुजरात के अंदर में। तो बारदोली नाम की जगह के ऊपर में जो किसान थे उनके ऊपर में एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। तो वो टैक्स बहुत ज्यादा था, तो उस टैक्स को कम करवाने के लिए ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो वहां की जो महिलाएं थी, बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है।
बारदोली की महिलाओं ने। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। बारदोली की महिलाओं ने जो है दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है। चलिए, तो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने दिया था, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। जी, तो दादा भाई नौरोजी के ब्रिटिश संसद में चुने जाने का महत्व क्या था? तो दादा भाई नौरोजी जो है उनके ब्रिटिश संसद में चुने जाने का महत्व ये था फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि वो पहले इंडियन बने थे, फर्स्ट इंडियन एमपी बने थे ब्रिटेन की संसद के अंदर में। ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स, ठीक है। ही हाईलाइटेड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने जो है फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो ब्रिटिशर्स हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, मतलब कि हमारे भारत का जो आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे, उसको उजागर किया ब्रिटेन की संसद में जाकर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आपका, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है आप लोगों का। तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। इसका महत्व क्या था कि ब्रिटेन की संसद में जाकर उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के मुद्दे तो उठाए होंगे उन्होंने, और ये पहले इंडियन ही नहीं बल्कि पूरे पहले एशियन व्यक्ति थे जो इस तरह से ब्रिटेन की संसद के अंदर में सदस्य बने थे, ठीक है। तो ये प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो पहले व्यक्ति थे, पहले इंडियन थे, ठीक है, और पहले एशियन भी थे। ऑब्वियस बात है, एशिया के पहले व्यक्ति थे तो इंडिया के भी पहले ही होंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, भारत का जो अंग्रेज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, हमारा जो शोषण कर रहे थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने वहां पर में आवाज उठाई थी। तो आंसर इज मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब फ्रेंड्स मैं कुछ चीजें जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को जो है याद रखें। आप लोगों को जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर में जो है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में, बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए जो प्रश्न है वो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अंदर में भी, उसके अंदर में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। और उसके एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है कि वो कब चुने गए थे, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इलेक्शन का ईयर कौन सा था, अब बताइए आप लोग कि इतना डिटेल के अंदर में जो है टीचिंग परीक्षा के अंदर में कंटेंट के अंदर में आपको दिया गया है, ठीक है, कौन से साल वो चुने गए थे, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1892 के अंदर में चुने गए थे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए थे वो, ठीक है, तो फिन्सबरी सेंट्रल नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र है ना, कहीं ना कहीं से तो चुने गए होंगे। तो फिन्सब्यूरी नाम की फिन्सब्यूरी सेंट्रल नाम की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां से चुने गए थे, ठीक है, फिन्सब्यूरी सेंट्रल, वहां से चुने गए थे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, कौन सी पार्टी से चुने गए थे, कोई ना कोई पार्टी से तो खड़े हुए होंगे ना वो, ठीक है, तो कौन सी पार्टी थी जिससे चुने गए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को। तो लिबरल पार्टी से चुने गए थे, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लिबरल लिबरल पार्टी, ठीक है, लिबरल पार्टी से चुने गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को एक्चुअल में लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। तो ब्रिटेन का जो लोकसभा टाइप की, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है ब्रिटेन के अंदर में, ठीक है। तो वहां पर में चुने गए पहले एशियन व्यक्ति, पहले इंडियन व्यक्ति 1892 के अंदर में, ठीक है, फिन्सब्यूरी सेंट्रल नाम की जो जगह है वहां से चुनकर गए थे लिबरल पार्टी के टिकट के ऊपर में, सिंपल। तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, जो बच्चा इसको कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए, एक स्टूडेंट है, उनका एक डिमांड आई थी कि व्हाट्सएप के ऊपर में, तो टीम ने यहाँ पर मैं लगा दिया कि मैसेज फॉर माय फेवरेट दानिश सर, ठीक है सर, जैसा कि क्वेश्चन आया था कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, तो 1938 और 1939, उसका मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर था ना, ठीक है, क्योंकि 1938 और 1939 दोनों में बने थे। 1938 के अंदर में बने थे वो जो है हरिपुरा सेशन के अंदर में, ठीक है, और ये 1939 के अंदर में बने थे त्रिपुरी सेशन के अंदर में, ठीक है। तो ये पूरा आपको पढ़ाया हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में मैंने। तो वो चाहते थे कि एक बार इस तरह के क्वेश्चंस बना दीजिए जो लीडर 2 बार या अधिक बार अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक डिमांड है, ठीक है, बहुत प्यारी सी एक रिक्वेस्ट है उनकी, ठीक है। तो उनका कहना है कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमेशा याद रहता है, तो प्लीज आप बना दीजिए कुछ क्वेश्चन है सेम टू सेम इस तरीके वाले,
ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए कि यहाँ पर मैं जितने भी बच्चे, हर एक बच्चा, ठीक है, अगर अपना अपना यहाँ पर मैं ये रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर मैं कर देता है, ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हो सारे के सारे करवा दूंगा। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो देख रहा है यहाँ पर, मैं 1827 बच्चे अभी देख रहे हैं, तो क्या हम अगले 1 मिनट के अंदर में 1827 प्लस लाइक्स यहाँ पर में देख सकते हैं? ठीक है, इस टैली के अंदर में, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, 1827 प्लस लाइक्स यहाँ पर में, और 1827 शेयर, ठीक है, यहाँ पर में मुझे देखना है। तो चलिए, सुभाष चंद्र बोस जो है फ्रेंड्स 1938 के अंदर में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। कौन से अधिवेशन के अंदर में? देखो 1938 के अंदर में जो है फ्रेंड्स वो बने थे हरिपुरा के अंदर में। अभी आपको बताया हरिपुरा में, हरिपुरा नाम की जगह जो है ये गुजरात के अंदर में है। ठीक है, गुजरात के अंदर में। और 1939 में वापस से चुने गए वो बात अलग है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में, लेकिन चुने तो गए थे ना। तो त्रिपुरी नाम की जगह पे, त्रिपुरा नहीं है ये, त्रिपुरी, ये त्रिपुरी नाम की जगह एमपी में है। ठीक है, जबलपुर के पास में। ठीक है, यहां पर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इधर साइड में इस्तीफा दे दिया था। तो 1938 के अंदर में कहां पर में चुने गए थे? आप लोग आंसर लगा दीजिए कमेंट के अंदर में जल्दी से जल्दी से। ठीक है, एक बार जल्दी से आंसर लगा देंगे, और एक बार शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, हर एक बच्चा जल्दी से शेयर मार देगा सेशन को। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पर में आपके आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हो, शेयर करते हो आप लोग, ठीक है, वहां पर में स्टैटिस्टिक्स में सारी चीजें दिखती है कि कितने बच्चों ने किया है, किसने किया है, सारी चीजें। तो हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से शेयर करता रहेगा सेशन को। चलिए, तो हरिपुरा सेशन जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन, इन दोनों बार वो अध्यक्ष बने थे। वो क्वेश्चन जो है मैं चाहूंगा टीम से कि प्लीज वो क्वेश्चन लगा दीजिए आप। ठीक है, जिसमें दोनों बार जो आंसर था वो वाला था आपका। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या बोला गया है, आपको पता है त्रिपुरी सेशन कब हुआ था? ठीक है, जिसके अंदर में वो भसड़ मच गई थी, सुभाष चंद्र बोस जो है वो चुन लिए गए थे, लेकिन फिर भी गांधी जी को मंजूर नहीं था। गांधी जी चाहते थे कि यार सुभाष चंद्र बोस ना खड़े हो, लेकिन फिर भी वो खड़े हुए और चुनाव जीत भी गए। फिर बाद में जब कांग्रेस के बाकी के जो नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं कर रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र जी ने बोला कि ये लो तुम्हारी अध्यक्षता, इसकी पिपुड़ी बनाओ और अपने पास ही रखो करके तुम। ठीक है, जब तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैं, और यहाँ पर मैं बात मान नहीं रहे हो, ठीक है, तो मैं फिर तुम्हारी अध्यक्षता क्यों करूं? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे यहाँ पर मैं, हमारी वाईटी टीम बोल सकती है कि सर 2000 बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ 1432 लाइक्स है, तो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो फिर हम सेशन ज्यादा बड़े क्यों ले? तो ये अगर मान लो कि कल जाके इन्होंने बोल दिया, तो फिर क्या बोलेंगे लोग? फिर वो भी इस तरीके से बोलेंगे कि पिपुड़ी बनाओ तुम लोग। ठीक है, तो 1939 के अंदर में हुआ था ये। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कांग्रेस पद से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो त्रिपुरी सेशन के अंदर में 1939 के अंदर में वो मनोनीत हुए थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। ओके, नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ब्लैंक में पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कब बने थे? 32 में नहीं बने, ठीक है, 41 में नहीं बने, ठीक है, 43 में, ये तो इस समय तो उनका शासन चल रहा था भाई कांग्रेस में, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे 6 साल तक लगातार, 40 से लेकर 46 तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में सिंपल सा 1938। ठीक है, 1938 के अंदर में। और वो भी कहां पर में बने थे? हरिपुरा के अंदर में। और उसके बाद में भी बने थे। ठीक है, 1939 में कहा बने थे? आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस के ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि क्यों जो है मतलब इतना वो नहीं होता है, या बाकी लोग नहीं करते। मैं आपको एक कारण बताता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 1 मिनट के अंदर में क्या हम 1800 प्लस लाइक्स कर सकते हैं। ठीक है, 1800 बच्चे थे। अभी देखिए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ कि 3 मिनट हो चुके हैं, 1543 लाइक्स है। यहाँ पर मैं आप देखिए कि जो बच्चे देख रहे हैं वो अपना खुद का, मतलब उनसे एक बटन नहीं दबता, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जान दे दे अपनी। ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप देखिए, मतलब यहाँ पर मैं अभी उसको छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया हाउ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, कैसे दुनिया काम करती है।
ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर मैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के सामने कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कोई नहीं बोल सकता है कि सर ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर में खुद अपने आंखों से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया है। ठीक है, देख लिया है आप लोगों ने सभी ने। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? ठीक है, तो कौन से सत्र के अंदर में दिया था उन्होंने इस्तीफा? ठीक है, त्रिपुरी सेशन में। कौन से साल में हुआ था त्रिपुरी सेशन, जल्दी बताइए। हरिपुरा सेशन कौन से साल में हुआ था? उन्होंने दिया था इस्तीफा त्रिपुरी सेशन में। ठीक है, हरिपुरा सेशन कब हुआ था ये आप लोग बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? 3 बार कौन बने थे ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी पेपर 2 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, बता दीजिए जल्दी से, 3 बार अध्यक्ष कौन बना था? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी जो है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 3 बार, 86 में, 93 के अंदर में और 1906 के अंदर में। ठीक है, 1886 के अंदर में सेकंड नंबर का जो सेशन था, 1893 के अंदर में, ठीक है, और 1906 के अंदर में। ठीक है, ऐसे 3 बार ये जो है अध्यक्ष बने हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। इनमें से 2 सेशन जो थे फ्रेंड्स वो कोलकाता के अंदर में हुए थे, जैसे कि सेकंड नंबर का जो सेशन था ये कोलकाता कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता तो अभी बोलते हैं इसको, कलकत्ता बोलते थे पहले, कलकत्ता के अंदर में हुआ था। और 1906 का भी कलकत्ता के अंदर में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता के अंदर में। ये सेशन जो था 93 वाला, ये लाहौर में हुआ था। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष बने। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार अध्यक्ष बने हैं। इसको हमने पूरा डिटेल के अंदर में हमारे पेड क्लास के अंदर में देखा हुआ है आप लोगों का। ओके, चलिए, तो आंसर यहां पर में आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, 1906 के सेशन के अंदर में पहली बार क्या हुआ था, स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, स्वराज स्वराज जो है ये कांग्रेस के मंच पर पहली बार जो है स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा जो है की गई थी। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको ही कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इनको इंडियन ग्लैंडस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ओके, कौन से सत्र में जो है अध्यक्षता की थी आप लोग बता दीजिए जल्दी से। हर कोई बच्चा जो है आंसर करना चाहिए यहाँ पर में। इस क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए आप लोगों का। बताइए जल्दी जल्दी से। जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में 7 डेज के लिए चैलेंज को ओपन कर दिया गया सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है, 7 दिन के चैलेंज जरूर दीजिए। ठीक है, कोई ऐसा है तो नहीं अभी भी जिन्होंने चैलेंज देना स्टार्ट नहीं किया है? पीछे ना रह जाओ कहीं आप। तो अभी टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है, वो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ओके, तो त्रिपुरी सेशन के अंदर में भी बने थे ये, और हरिपुरा सेशन के अंदर में भी बने थे। त्रिपुरी सेशन के अंदर में 1939 के अंदर में, और हरिपुरा सेशन के अंदर में 1938 के अंदर में। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबो। ई इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ है हाथ ऊपर कर दीजिए। ठीक है, क्या चैलेंज सर? ठीक है, आपको पता ही नहीं है लव इंडिया जी। ठीक है, 30 डे 30 चैलेंज टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चल रहा है पेड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मार्च में पूरा महीना भर, जिसके अंदर में हर रोज सुबह 9 बजे एक टेस्ट आती है, 30 क्वेश्चन उसके अंदर में होते हैं, और 30 डेज तक ये लगातार चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो जो क्वेश्चंस है उनकी रिवीजन हो रही है उनकी। ठीक है, और जो उसका सिलेबस है वो टीचिंग परीक्षा में जो भी अब तक पढ़ाया गया उसका सिलेबस हम लोग ले रहे हैं। तो उससे उनको एक तो रिवाइज हो जा रहा है पूरा, साथ में प्रैक्टिस हो जा रही है। ये उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। जनवरी में भी हमने किया था और आगे में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बच्चों के जो है बच्चों लोग कंसिस्टेंट बने रहे, इसी वजह से 7 दिन के लिए सभी के लिए ओपन कर दिया गया ताकि सारे लोग उसको पढ़ाई कर सके। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर किसी भी टीआरई के कोर्स में चले जाइए, वहां पर मैं आपको मिल जाएगा। किसी भी टीआरई कोर्स में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। ओके,
विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स ग्रुप एज अ फुल मेंबर? आपको बताना है कि ब्रिक्स का मेंबर बना है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स ग्रुप, आपको पता है फ्रेंड्स की ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था, फिर बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा, ब्रिक्स से ये ब्रिक्स हो गया था। लेकिन अभी जो है वो बहुत सारे और कंट्रीज इसमें जुड़ गए हैं। तो 10वें नंबर का जो कंट्री जुड़ा है अभी इसमें, 10th नंबर का, वो है इंडोनेशिया। तो इसको मिला के अब टोटल 10 कंट्रीज हो गए हैं। तो इंडोनेशिया अभी 2025 में, रिसेंटली 2025 में, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का चैलेंज वाले जो है उसके अंदर में हमने दिया हुआ है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। तो जिन बच्चों ने चैलेंज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रोज चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा सपना है कि टीचिंग परीक्षा का हर एक अभ्यर्थी जो है, ठीक है, उसका सिलेक्शन वो तो करना ही है, साथ ही साथ टॉप 100 में, टॉप 500 के अंदर में और टॉप 1000 के अंदर में केवल और केवल टीचिंग परीक्षा के बच्चे होने चाहिए। इसलिए आप लोगों से इतनी मेहनत करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है सर 30 डे 30 चैलेंज के अंदर में, बहुत बढ़िया। तो ऐसे मजा आते रहना चाहिए आपको, ठीक है। 1000 क्वेश्चन में भी मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ब्राजील के जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि अभी ब्राजील जो है अध्यक्ष है ब्रिक्स का, ब्राजील 2025 का अध्यक्ष कौन है ब्राजील का, ये भी पूछा जा सकता है। ब्राजील 2025 की ब्राजील की समिट ब्रिक्स की समिट कहाँ होगी? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में। तो ब्राजील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया उसका फुल मेंबर बन गया है, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है वो घोषणा करते हैं, ठीक है। तो ब्राजील अध्यक्ष अभी फिलहाल में, तो ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर ने घोषणा की है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक मेरे पास में एक स्क्रीनशॉट है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ठीक है। मैंने कहा था कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, और जब विपरीत परिस्थिति होती है ना, तब भी पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिए आप लोग। आप लोगों से मैंने कहा कि पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कभी भी अगर मान लो कि आपको अपॉर्चुनिटी आती है, उस समय ऐसा ना लगे कि काश कर लिया होता। काश चाहिए या आकाश चाहिए? जिसने दानी सर की बात सुनी होंगी वो बच्चा आगे बढ़ेगा। ये देखिए, इस बच्ची का कमेंट देखिए, यस सर, ठीक है, जब मैंने वो बनाया था, एनआईओएस की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, टीआरई 2 के बाद से पढ़ाई छोड़ दी थी। आज बहुत अफसोस होता है कि काश पढ़ाई जारी रखती तो अब तैयारी अच्छी रहती, अब तक तैयारी अच्छी रहती। जितना समय मिल रहा है ज्यादा अच्छा है। तो उसको आज अफसोस हो रहा है कि काश, क्योंकि मैंने उस समय में भी कहा था, ठीक है, जब एनआईओएस का वो इशू आया था और उनको जो है वैलिड कर दिया गया था, तब भी मैंने कहा था कि भाई आप पढ़ाई जारी रखिए, अपनी करिए आप लोग, ठीक है। आपके पास में बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज है, दूसरे मौके आपके पास में, आप और सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे इसमें कर सकते हो। जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी थी, ठीक है, वो बच्चा आज जो है सही, आज खुश होगा कि यार अच्छा हुआ मैंने पढ़ाई शुरू रखी, क्योंकि जो है आज उनको मौका मिल गया कि अच्छा हुआ मैंने दानी सर की बात उस समय में सुन ली थी। और यहाँ पर मैं देखिए कि जब मैंने पहले भी कहा था, आज इस बच्ची को अफसोस हो रहा है यहाँ पर में, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर में कि आपको बात सुनिए, क्योंकि मैंने बहुत एक एक्सपीरियंस के आधार पर लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद में, आप तो एक हो, ठीक है, मैं लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद में आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, खुद पर एक्सपेरिमेंट करके सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया था? उन्होंने बताया था कि भारत की कुंडली है ये, ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, आपका पूरा जो भारत के वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया था? ये भी आप लोगों के 30 डे चैलेंज के अंदर में हम लोगों ने आपको दिया हुआ है, बताइए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं कि किसने कहा था कि ये कुंडली है करके, पॉलिटिकल होरोस्कोप है, राजनीतिक कुंडली है, ठीक है, तो ये के एम मुंशी जी जो है इन्होंने कहा था। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे, ठीक है, के एम मुंशी जी, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठाकुरदास भार्गव जो है, इन्होंने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा था, ठाकुरदास भार्गव जी ने, ठीक है। और एन ए पालकी वाला जो है, ये बहुत बड़े एक वकील भी रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईडी कार्ड, आपके पास में आईडी कार्ड है किसी चीज का? आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये कहा था, किसने कहा था? एन ए पालकी वाला ने, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति और है जिनका नाम है अर्नेस्ट बारकर, उन्होंने कहा था की टू कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान की कुंजी है, चाबी है, अर्नेस्ट बारकर ने, ठीक है। तो अर्नेस्ट बारकर ने कहा था, अर्नेस्ट बारकर, उन्होंने कहा था कि ये की टू कॉन्स्टिट्यूशन है, की टू कॉन्स्टिट्यूशन, की टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की कुंजी है, अर्नेस्ट बारकर ने।
तो आप लोगों को देखिए ये सारी की सारी चीजें बता दी है, इसको प्लीज याद रख लीजिएगा, आप सभी के सभी एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। मैं प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ, प्रियम्बल को किसने कहा था, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा फंडामेंटल राइट्स को किसने कहा था, सोल ऑफ, ठीक है, सोल ये अलग है, वो फंडामेंटल राइट्स को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। यहाँ प्रियम्बल की बात हो रही है, प्रियम्बल को किसने कहा था, ठीक है। कन्हैयालाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी जो है उन्होंने कहा था संविधान की ये राजनीतिक कुंडली है, ठीक है। एन ए पालकी वाला जो थे उन्होंने आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अर्नेस्ट बार्कर जो है उन्होंने की टू कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, और ये आप लोगों का पूरा विथ सॉल्यूशन आप लोगों को आपके 30 डे चैलेंज में मिला हुआ है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऐसा ही एक चैलेंज हम लोग आगे में और भी लेकर आएंगे, जितने भी पेड स्टूडेंट है क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों का सिलेक्शन तो कराना है, बट आपको टॉप रैंक के अंदर में भी लेकर आना है। ये लक्ष्य टीचिंग परीक्षा ने रखा हुआ है, बड़ा लक्ष्य, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को आपके 30 डे चैलेंज के अंदर में भी आपको दिया गया था, ठीक है। ठीक है, बुक राइटर कौन, लोग कौन बुक लिखे हैं वो भी पिक्चर वाले फोल्डर में डलवा दीजिए, ठीक है। तो मेहता वालम का एक कमेंट है कि वो बुक वाला डाल दीजिए कि कौन राइटर कौन है, तो प्लीज हम डाल देंगे बिल्कुल। हम लोगों ने जो एक इमेज वाला फोल्डर बनाया उसमें 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के अब तक उसमें आ चुके हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था। संविधान जो है पूरा का पूरा संविधान, अब यहाँ बात हो रही है संविधान की, तो हु कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है, कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। वकील लोग जो है ना उन लोगों का स्वर्ग है ये, क्योंकि उसमें पूरी वकीलों वाली भाषा में लिखी है। आप लोगों ने कोई आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, आधा समझ में नहीं आएगा अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उसको पढ़ रहा है तो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ब्रिटिश लॉयर थे और एकेडमिक थे जिन्होंने काफी सारी नोट्स बुक्स सारी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने लॉयर्स पैराडाइज बताया था, विलियम जेनिंग्स उनका नाम था, ठीक है, विलियम जेनिंग्स, विलियम जेनिंग्स, जेनिंग्स उनका नाम था। तो विलियम जेनिंग्स नाम है उनका, ठीक है। लॉयर्स पैराडाइज, वकीलों का स्वर्ग उन्होंने बताया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं नहीं दिया गया है कहीं पे भी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, ई, ठीक है। टीचिंग परीक्षा स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, विलियम जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है। ई, कितने लोगों ने आंसर लगाया था ई, ठीक है, कितने लोगों को लगा था ई आंसर है, अब बता दिया तो अब तो लगा रहे हो बिल्कुल, अब तो अब लगाओगे आप लोग, ठीक है। तो ई इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। विलियम जेनिंग्स ब्रिटिश लॉयर थे, एकेडमिक्स थे। लॉयर का पैराडाइज मतलब कि बोला ये वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि संविधान निर्माताओं में ज्यादातर कानूनी भाषा में लिखी गई है पूरी संविधान, ठीक है। वाक्यांश विज्ञान जो है आपका जटिल दस्तावेज है एकदम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है एक कठिन भाषा के अंदर में लिखा गया है, लॉयर्स की लैंग्वेज में लिखा गया है। तो लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है। तो विलियम जेनिंग्स, ठीक है, विलियम्स आइवोर जेविंग्स या फिर विलियम जेनिंग्स आप लोग याद रखिए, ठीक है। WI जेनिंग्स भी आ सकता है, तो जेनिंग्स आप लोग याद रखोगे तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। जेनिंग्स इन्होंने कहा था कि ये वकीलों का स्वर्ग है, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आपका। मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला है, चलिए, गवर्नमेंट टीचर मीनाक्षी जी, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो मंडल आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स ये कब हुआ था आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसका गठन कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मंडल आयोग का गठन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मंडल आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स 1979 के अंदर में हुआ था, ठीक है। इसको द्वितीय पिछड़ा आयोग द्वितीय पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं इसको। तो 1979 के अंदर में, ठीक है, इसका गठन हुआ था 1979 के अंदर में। इसने अपनी रिपोर्ट जो है कब दी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रख लीजिए इसने अपनी रिपोर्ट अगले साल ही दे दी थी 1980 के अंदर में। तो उस समय में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। और ये नॉलेज कैप्सूल के अंदर में हमने कवर किया है, कितने लोगों ने नॉलेज कैप्सूल देखा है, ठीक है। अलग अलग आयोग वाले जो हमने नॉलेज कैप्सूल लिए उसके अंदर में नॉलेज कैप्सूल में हमने कवर किया पेड क्लास में। जितने बच्चों ने नॉलेज कैप्सूल देखा है, ठीक है, वो लोग बहुत आसानी से इस तरह के सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको लागू कब किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने कि वीपी सिंह के समय में जब इसको लागू किया गया था,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों से कि मंडल कमीशन जो है उसको लागू किस समय किया गया था और उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि कब लागू हुआ था और कौन उस समय में थे। तो इसकी रिपोर्ट आने के 10 साल के बाद में इसको लागू किया गया 1990 के अंदर में, ठीक है। और वीपी सिंह उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह पीएम थे उस समय में भारत के, उनके समय में इसको लागू किया गया। कितना परसेंट रिजर्वेशन देने की बात की गई थी ओबीसी को, ठीक है, ओबीसी को इन्होंने बात की थी कि 27% रिजर्वेशन देना है करके। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जहां भी शेयर कर सकते हैं। और जितने बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में आप लोगों का नंबर चल रहा है 7611101101 96978844। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। देखिए अब नंबर आ गया आप लोगों का, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है नीचे में दिख रहा होगा, ठीक है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या नीचे में लिंक्स भी दी गई है आपकी, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां पर में भी सिंपली सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, तो अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए आप सभी के सभी। तो मोरारजी देसाई की सरकार के समय में ये हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। हमारे आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मैं जो है दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस वर्ष समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था, कौन से साल में, ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, बताइए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई दो व्यक्ति है, वो समान काम करते हैं और उनमें स्किल्स भी बराबर है, वो एफर्ट भी उतना ही दे रहे हैं, समय भी उतना ही दे रहे हैं, ठीक है, और अपना डेडिकेशन भी उतना ही दे रहे हैं वो लोग, ठीक है, सारी चीजें बराबर है, सारे पैरामीटर्स बराबर है, तो उनकी सैलरी इक्वल होनी चाहिए। अगर उनका क्वालिफिकेशन सब कुछ समान है तो सैलरी जो है समान होनी चाहिए, चाहे लड़का लड़की हो, चाहे कोई भी हो। तो इक्वल वर्क with equal talent with equal knowledge and skills should pay equal remuneration, ठीक है। तो ये कब पास हुआ था, ये इंदिरा गांधी के समय में पास हुआ था फ्रेंड्स, 1976 के अंदर में। ये टीचिंग परीक्षा स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये आंसर इसका हो जाएगा आपका नन ऑफ दी अबव, 1976 के अंदर में हुआ था ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1970 इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अंदर में हुआ था पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, चाहे मेल फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, महिला श्रमिकों को, पुरुष श्रमिकों को, अगर उनका टैलेंट सेम है, उनका अगर योग्यताएं सारी बराबर है, तो आप केवल महिला होने की वजह से उसको कम वेतन, या केवल महिला होने की वजह से ज्यादा वेतन और पुरुषों को कम वेतन, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ई इज द करेक्ट आंसर। नाउ, इन विच ईयर गांधी जी ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब चले गए थे हम सबको लोगों को छोड़कर, मतलब हम सब लोगों को छोड़कर, मतलब अपन तो थे ही नहीं, लेकिन अपने अपन लोगों के बुजुर्गों को छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका की यात्रा किस समय में की गई थी, ये बताना है आप लोगों ने। तो 24 मई 1893 को, ठीक है, गांधी जी जो है डरबन शहर में पहुंचते हैं, ठीक है। तो 1893 के अंदर में महात्मा गांधी चले गए थे भारत से, ठीक है। आते जाते रहते थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही छोड़ के चले गए थे यहाँ पर में, चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन से देश वो चले गए, ऐसा कुछ नहीं था, आते जाते रहते थे, ठीक है। 1901 के अंदर में कलकत्ता के अंदर में जो सेशन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर में तो उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। तो 1893 के अंदर में गए थे ये। अब बाद में परमानेंटली कब लौट आए, परमानेंटली 1915 में लौट आए थे। आते जाते रहते थे, परमानेंटली 1915 में भारत शिफ्ट हो गए, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, गए कब थे, तो प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य पुनर्गठन आयोग। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में करवाने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से पहले, सबसे पहले शेयर कर दे इस सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको बता दूं कि इस क्लास की टेस्ट आप लोगों के लिए, मैंने ये सरप्राइज आप लोगों के लिए रखा था कि उन बच्चों को बताऊंगा केवल जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है, ठीक है। आप लोगों के लिए इस सेशन के तुरंत बाद आप लोगों के लिए टेस्ट है। अभी आप लोगों को जो है वो बता दूंगा मैं, टेस्ट कहां पर में आप लोगों को मिलेंगी, इसकी टेस्ट बनाई गई है, और वो टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। तो सभी लोग जाकर टेस्ट जरूर देना और कमेंट में आकर मुझे बताना। तो ये सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों के लिए आज का एक और था।
इस सेशन का। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फ्रेंड्स, इसकी सिफारिश, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब था आपका, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी 1953 के अंदर में। फजल अली कमेटी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि फजल अली जो थे उसके अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। तो फजल अली कमेटी इसको बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। एच कुंजरू और के एम पाणीकर, ठीक है, इसके सदस्य थे। तो देखिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, में 3 सदस्य थे इसके अंदर में। एक थे फजल अली, ठीक है, फजल अली, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एच कुंजरू, कुंजरू, ठीक है, और तीसरे थे पाणीकर। ओके, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है कि ये इतने लोग जो है इनके अंदर में थे, अली, कुंजरू, पानीकर। ओके, तो 3 सदस्यीय कमेटी थी ये, जिसका काम था कि भारत में मतलब किस तरीके से राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए, ठीक है। तो फजल अली थे, ठीक है, ठीक है, हृदयनाथ या एच कुंजरू आप बोल सकते हो, के एम पानीकर जो है वो इसके तीसरे सदस्य थे, ठीक है। मैं पूरा लिख ही देता हूँ यहाँ पर, मैं के एम पानीकर, ताकि आप लोगों को कोई होना, ये हृदयनाथ कुंजरू। ओके, तो इन्होंने अपनी जो है इनका गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट को लागू कब किया गया, इसकी रिपोर्ट को लागू किया गया 1 नवंबर 1956 को, जब ये कानून लागू हुआ, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो 1 नवंबर 1956 को ये कानून लागू हुआ, जिसके तहत भारत के अंदर में कितने आए थे, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और धमाका आप लोगों के लिए आ चुका है, जल्दी से टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बता दीजिए यहाँ पर में, ठीक है। तो एक जो है नवंबर 1 1956 को, ये याद रखिएगा आप लोग, ये रिपोर्ट लागू हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उस समय में भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। नाउ फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन अब आपको करवा रहा हूं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, ठीक है, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। सबसे गहरी झील आपकी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स आप लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। कि सबसे गहरी झील, पूरे संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है, ठीक है, तो लेक बैकाल। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स कि लेक बैकाल आप लोगों का कहाँ पर में है, ठीक है। तो लेक बैकाल जो है ये आप लोगों को रशिया में मिलेगा, यहाँ ये देखिए आप लोग इस तरीके से, लेक बैकाल। ओके, दुनिया की सबसे गहरी झील है ये लेक बैकाल। ओके, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है बाय वॉल्यूम, ठीक है, सबसे बड़ी झील, तो दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है फ्रेंड्स वो है आपकी, ठीक है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। ये आपको दिख रहा है, ये कैस्पियन सी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सबसे बड़ी मतलब वॉल्यूम, सबसे ज्यादा पानी है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। कैस्पियन सी जो है ये खारे पानी की है, ठीक है, लेकिन खारे पानी की, सॉल्टी है ये, सॉल्टी है। अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, तो लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर की बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय एरिया, आप लोगों का सरफेस एरिया के हिसाब से, सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन अगर आपसे बाय वॉल्यूम बोल दिया जाए कि सबसे ज्यादा मीठा पानी कहां पर में है, तो वो लेक बैकाल के अंदर में। तो लेक बैकाल मीठे पानी की बाय वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और दुनिया की सबसे गहरी झील भी है, ठीक है। तो सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे पुरानी झील, ठीक है, ओल्डेस्ट लेक पूरे दुनिया की मानी जाती है, और सबसे ज्यादा मीठा पानी किसी झील के अंदर में है तो वो ये है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। सबसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी है, ठीक है, तो वो एक शेर जो मैंने सुनाया था, सचिन याद रख लेना, आपको काम आएगा बेटा ये आगे में कहीं तो भी, ठीक है, कि ना मैं
शजर, ठीक है, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, ना मैं शजर के कद, शजर मतलब होता है पेड़, ना मैं शजर के कद, पेड़ के कद, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, ठीक है, ना मैं पर्वत, ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, समंदर पार करना या कैसे, बैकाल झील भी पार करना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ, ठीक है। तो आपको काम आएगा थोड़ा सा ये, ठीक है। तो बैकाल झील सबसे गहरी झील, ठीक है, बोल देना कि भाई तेरी झील बैकाल झील से भी ज्यादा गहरी है करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, एक स्पेशल ऑफर, होली धमाका होली जो है फ्रेंड्स आ चुकी है फाइनली। ओके, और रंगों भरा त्योहार, और अगली होली जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अगली होली, ठीक है, रंगों वाली होली, ठीक है, सफलता के साथ में होनी चाहिए, स्कूल से छुट्टी लेकर प्रॉपरली, ठीक है, आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, जो पैसे आ चुके हो सैलरी के, और आप घर वालों के साथ में मनाएं। तो होली जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके 2026 की होली जो है आपने जॉब वाली होली बनानी है अपने लिए। तो होली धमाका 61% ऑफ है आप लोगों के लिए, फ्लैट सारे कोर्सेज के ऊपर में। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं होली 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नीचे में लिंक्स भी दी गई है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो आप लोग, सारी जगहों के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का जो याद रखना है आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी झील, ठीक है, कौन सी है, कोई भी हो, चाहे खारे पानी की हो मीठे पानी की हो, तो वो कैस्पियन होगा। लेकिन अगर मीठे पानी की झील बोले तो दो चीजें से आता है, अगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो लेक सुपीरियर, और अगर वॉल्यूम आयतन के हिसाब से या कितना पानी है फ्रेश वाटर मीठा पानी, तो वो बैकाल झील होगा। और बैकाल झील सबसे गहरी झील भी है, सबसे ओल्डेस्ट भी है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। नाउ फ्रेंड्स अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो 30 डे चैलेंज आपका चल रहा है, जो अभी 7 दिन के लिए सबके लिए ओपन भी रखा गया है, जो आप लोग दे रहे होंगे तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री आपके लिए, ठीक है, अभी 7 दिन तक। तो भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र और उसकी अवस्थी का सही युग्म बताना है आप लोगों ने। सुरमा वैली कहां पर में, आसाम में है या नहीं, तो सुरमा वैली, ठीक है, आसाम के अंदर में ही है, बिल्कुल सही बात है, सुरमा वैली आसाम के अंदर में, ठीक है। लूनेज एरिया कहां पर में है, जहां से तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, गुजरात के अंदर में है। और केजी कृष्णा गोदावरी, केजी का मतलब है कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो कृष्णा गोदावरी का जो मुहाना है जहां पर में जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सुरमा वैली कहां पर में, आसाम के अंदर में, लूनेज एरिया जहां से तेल निकाला जाता है गुजरात में है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी के पास में। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है आप लोगों की। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर में सेशन खत्म होने से पहले ही 3000 प्लस लाइक्स यहाँ पर में जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग कंप्लीट कर सके। हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जल्दी से आप लोग लिख भी देंगे कमेंट के अंदर में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये आप लोगों को पूरा का पूरा आपके जो है जो 30 डे चैलेंज है उसके अंदर में भी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी दिया है उनका फायदा हो रहा होगा। आसाम के अंदर में सुरमा वैली है, डिगबोई क्षेत्र है, नाहर कटिया क्षेत्र है, और मोरन मोरन हुगरीजन है, ठीक है। गुजरात ऑयल फील्ड्स के अंदर में अंकलेश्वर आता है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकलेश्वर पूछा जा सकता है। खंबात या जिसको लूनेज एरिया भी बोलते हैं आप लोग, खंबात को ही लूनेज एरिया बोलते हैं आप लोगों का। कलोल, नवगाम है, कोसांबा है, कथाना है, बरकोल है, महेशाना है, शानत है, ठीक है। और पूर्वी तट के ऊपर में केजी बेसिन है आपका, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ओके। तो अगर लूनेज एरिया कहां पर में है तो गुजरात में, अंकलेश्वर कहां पर में, गुजरात में, सुरमा घाटी कहा है, आसाम के अंदर में है, ठीक है। डिगबोई क्षेत्र कहां पर में है, आसाम के अंदर में है, ठीक है। और मोरन हुगरीजन क्षेत्र कहां पर में, आसाम के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। कभी ना कभी तो आएगी मिस्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों ने कि टोटल एरिया ऑफ बिहार कितना है। पोल आप लोगों के पास में आ चुका है, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, पोल कमेंट दोनों में आंसर करना है आप लोगों ने। नहीं समझा है नहीं सौम्या जर्नी जी, आपका सवाल, आपका मैसेज समझा नहीं मुझे, एक बार अच्छे से लिखिए, उसमें क्या कहना क्या चाहते हो। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, और जितने भी बच्चे आंसर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें से मैं देख पा रहा हूँ कि केवल, ठीक है, अब तक जितने बच्चों ने आंसर लगाया उनमें से केवल 41% लोगों ने डी आंसर लगाया, 41% अब तक जो मैंने देखा है, ठीक है, ऊपर में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि
अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मैंने पढ़ाया है ये पूरा। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, इस तरीके के क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, वो टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों की हर एक तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो है ही, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। बट मैंने आप लोगों को लेकर गया था state.bihar.gov.in की वेबसाइट के ऊपर में भी, पेड ऐप के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर यहाँ से एग्जामिनर चाहे कभी क्वेश्चन बनाना, तो आपको पता हो कि भाई वहां किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में भी दिया हुआ है, और वहां पर मैं आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर मैं आपका स्क्वायर माइल में भी दिया हुआ है। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। अभी 36,557, ठीक है, स्क्वायर माइल, ये भी पूछा जा सकता है स्क्वायर माइल्स के अंदर में। तो आप लोगों को दोनों तरीके से, मैंने ये देखिए, ये पेड क्लास की स्लाइड है जो मैंने आपको बता दी थी डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना है अच्छे से तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे बाद में कि यार काश ज्वाइन कर लिया होता तो आज एग्जाम क्लियर हो जाती। ठीक है, तो ये पूरा आपको पढ़ाया हुआ है कोर्स के अंदर में। तो स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप बात करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 94,163। और अगर आप लोगों से बात की जाए यहाँ पर में, ठीक है, आपका इसमें स्क्वायर माइल के अंदर में, तो 36,357 जो है आप लोगों का स्क्वायर माइल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर माइल के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवाते हैं, आप लोगों के दिमाग को और ज्यादा खोलते हैं। 2700 लाइक्स को केवल 4 लाइक्स दूर है हम लोग। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। ठीक है, टोटल एरिया आप लोग अगर इस तरीके से देखेंगे फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप लोगों को, ठीक है, अब ज्यादा आपका एक्सरसाइज हो चुके होंगे, आप लोग ज्यादा अच्छे से अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ना। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है? बताइए, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील। जी, तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों की सबसे पुरानी और सबसे गहरी, तो सबसे गहरी झील के बारे में अभी आप लोगों ने देखा, कौन से देश के अंदर में, ये भी आप बता देंगे। तो लेक बैकाल, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है आप लोगों का फ्रेंड्स। सबसे पुरानी झील भी है लेक बैकाल, और ये रशिया के अंदर में मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, सबसे बड़ी पानी की फ्रेश वाटर झील है बाय वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो लेक बैकाल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों से बोला जाए कि एरिया वाइज, ठीक है, सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी जो है वो मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है, ये आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन अच्छा, लेक सुपीरियर कहां पर में? लेक सुपीरियर जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर में है, और लेक बैकाल जो है वो कहां पर में है? तो ये आप लोगों का रशिया के अंदर में है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो लेक बैकाल ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा, आप सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, सबसे गहरी झील भी है। नाउ फ्रेंड्स, बिहार में होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? अब ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, क्योंकि ये पेड क्लास में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है। होम रूल लीग के अध्यक्ष पढ़े हमने, हमने उनके उपाध्यक्ष भी पढ़े हैं। ठीक है, जो बच्चा रिवाइज करेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और एप्लीकेशन में सारा आप लोगों को दिया हुआ है ये। चलिए, तो बिहार में होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, ये वो स्लाइड है जो मैंने पेड क्लास में पढ़ाया था। 16 दिसंबर, ठीक है, 1916 को बांकीपुर पटना के अंदर में होम रूल की स्थापना हुई थी बिहार के अंदर में। ये पहला क्वेश्चन आपका 1 नंबर यहां मिलेगा आपको। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक, 1 नंबर आपको यहां मिल गया। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? 2 थे उपाध्यक्ष, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, सरफराज अहमद खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो बांकीपुर पटना के अंदर में इसका स्टैब्लिश हुआ था, इसका 16 दिसंबर 1916 को। मौलाना मजहरुल हक जो है इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट थे सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, होम रूल लीग इन बिहार इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, आपके पेड क्लास के अंदर में। अब इसका आंसर आप लोग करिए, मैं चाहता हूं आप लोग करेंगे इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना एक्टिवली कर रहे हो यहाँ पर मैं। तो फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, अगर इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आज ही जुड़ जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग बाद में पछताए कि यार काश पहले कर लिया होता। ठीक है, तो देखिए, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे ये पूछा है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं पूछा है। ये अध्यक्ष थे, जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने सी आंसर लगाया था? ठीक है, एक बार मैं देखना चाहूंगा यहाँ कहाँ चला गया पोल। सी आंसर लगाया था 61%, 61% लोगों ने। ठीक है, ये अध्यक्ष थे भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है? उपाध्यक्ष कौन थे?
ठीक है, तो सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर लगाना था। आंसर होगा आपका डी, मोर देन वन ऑफ दी अबो। और डी आंसर कितने लोगों ने लगाया था? केवल 14% लोगों ने आंसर लगाया था। देखिए कॉम्पिटिशन, केवल 14% लोगों ने लगाया था। ठीक है, तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 2800 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। जल्दी जल्दी से आप लोग 3000 का आंकड़ा पार करना है हम सब लोगों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी टेस्ट मिलने वाली है आप सभी लोगों को, जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा। ठीक है, लास्ट में मैंने इसलिए रखा था कि ताकि आप लोगों को, जो बच्चे पूरा लेक्चर देखे, केवल उन्हीं को ये घोषणा मिल सके। ठीक है, सीरियस बच्चों को। ओके, तो 1876 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन नाम की जो संस्था है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में आ चुका क्वेश्चन है आप लोगों का। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स यहाँ पर में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। आनंद मोहन बोस जो है उन्होंने मिलकर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो यहाँ पर ओके, तो आई होप अब आप लोगों को यहाँ पर में आवाज आ रही होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए बात ये हुई कि 1876 के अंदर में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। एक नंबर यहाँ भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इंडियन एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में विलय कर दिया गया था। ये उसका उसको मिला दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में। तो वो मिला दिया गया था 1886 के अंदर में। ठीक है, 1886 का कलकत्ता के अंदर में जो सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दादा भाई नौरोजी उस समय में अध्यक्ष थे। तो इंडियन एसोसिएशन का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में कर दिया गया कि बोले अलग अलग संस्था रखने से अच्छा एक ही संस्था रखते हैं करके। ठीक है, तो इसका जो है विलय कर दिया गया था। कब किया गया था? 1886 में, 10 साल बाद, उसके गठन के 10 साल बाद। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। इसका गठन, इसका जो मर्जर है 1886 के अंदर में हुआ था, वो याद रख लेना आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजें हैं कि कौन सा वाला क्या हुआ था, कब कब किसकी हुई थी। ये हम लोगों ने टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में इमेज वाले सेक्शन में डाला हुआ है। आई होप कि आप लोग इसको रिवाइज करते होंगे, आप लोग बार बार इन सारी चीजों को देख रहे होंगे, ताकि आप लोग जो है लंबे समय तक इनको याद रख सके। जैसे आप लोगों के जो है फ्रेंड्स, बिहार पुलिस की जो अभी भर्ती आई है कांस्टेबल की, जितने भी बच्चे देना चाहते हैं, क्योंकि यूपी के भी, झारखंड के भी सारे लोग उसमें एलिजिबल है, आप लोग जनरल कैटेगरी के अंदर में फाइट करने के लिए। उसके अंदर में ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाला क्वेश्चन आया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो भाई 1939 के अंदर में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कितने बार बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के पूछे जाते हैं। सत्यशोधक समाज पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोगों से कि किसने इसकी स्थापना की थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं। जितने भी बच्चे बिहार कांस्टेबल वाले कोर्स के अंदर में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो है बिहार परीक्षा के ऊपर में उसकी क्लासेस भी हो रही है, और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर उसका कोर्स भी अवेलेबल है। नाउ, भारत की कौन सी महिला सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुई थी? तो भारत की कौन सी महिला थी जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, शांति पुरस्कार से। देखिए भारत की महिला है, ठीक है, वो कौन सी होनी चाहिए? भारत की होनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, और वो नोबेल शांति पुरस्कार से, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुई है। तो भारत की एकमात्र महिला जो शांत नोबेल पुरस्कार से या फिर नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित हुई है, वो है मदर टेरेसा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग फ्रेंड्स, मदर टेरेसा। अगर मैं बोलूं पूरे दुनिया में सबसे पहली व्यक्ति कौन थी जो इसके अंदर में हुई थी, ठीक है, अगर आप लोगों से बोल दिया जाए पूरे दुनिया के अंदर में, तो उनका नाम था बर्था वॉन जुटनर। ठीक है, बर्था वॉन जुटनर, मैं लिख भी देता हूं, पूरे दुनिया के अंदर में बर्था, ठीक है, वॉन, ठीक है,
जुटनर, ठीक है। इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग जो है ना ये इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ये याद रखना आप लोगों ने, जुटनर होता है, ठीक है। ओके, तो इंग्लिश में चाहे किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है आप लोगों का इनका होगा, ठीक है। ये इस तरीके से एस से स्टार्ट होगा, जेड वगैरह से नहीं होगा, ठीक है। बर्था वॉन जुटनर, पूरे दुनिया की पहली व्यक्ति 1905, पहली महिला, पूरे दुनिया की पहली महिला 1905 में इनको मिला था, ठीक है। अच्छा, मदर टेरेसा को कब मिला था फिर? 1979 के अंदर में, ठीक है। अच्छा, मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिला हुआ है, केवल 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। उनमें से मदर टेरेसा भी एक है। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है फ्रेंड्स, ये याद रख लेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, उसके अगले ही साल मिला, मतलब पहले नोबेल मिला फिर भारत रत्न मिला। हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पहले दूसरे लोग हमारी जो है रिकॉग्निशन करेंगे, फिर बाद में अपने लोग करते हैं, ठीक है। 1980 के अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि भारत रत्न कब मिला था मदर टेरेसा को, तो प्लीज ये याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी और भी पॉइंट्स है, ठीक है, और भी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, आप लोगों को कराने के लिए। और जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, देखिए आप लोगों को भी पता है, आप लोग खुद से सोचिए कि आप लोग जब टीचर बनोगे, ठीक है, तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो अभी, आप खुद से पूछिएगा। अपने परिवार को जो है आप प्राउड फील कराना चाहते हो, ठीक है। एक जो है मोटिवेट करना चाहते हो, खुद को अच्छा फील कराना चाहते हो, बहुत सारी चीजें। वैसे ही फ्रेंड्स पूरी टीम एक वर्क करती है उसके पीछे, और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, आप लोग जो शेयर करते हो, वो उन लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप लोगों को पता है कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो है वो एड्स आप लोगों की बंद है, कितने लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। जितने भी लोग होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि सर ये कर दीजिए, वो फ्री कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप लोगों को पता है टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर एड्स आप लोगों को बाकी के मुकाबले में कम आती है, आपको पता होगा, क्योंकि जो आती है वो भी यूट्यूब लगाता है, हम हमारे तरफ से नहीं लेते। महीने का कम से कम जो है फ्रेंड्स 10 से 12 लाख रुपए का हर महीने लॉस होता है टीचिंग परीक्षा को, यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑफ रखने की वजह से। हमने यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑफ रखा हुआ है ताकि आप लोगों को लेक्चर देखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इतने सारे लोग हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हाथ ऊपर कर रहे हो, उनको पता है कि टीचिंग परीक्षा का मोनेटाइजेशन आप लोग कर सकते हो, हर महीने 10-12 लाख रुपए का लॉस जो है आप झेल सकते हो, ठीक है। बस जस्ट बिकॉज की टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स है जो देख रहे हैं यहाँ पर में, उन लोगों को एड्स ना आए करके। बट आप लोग जो है एक शेयर नहीं कर सकते, एक लाइक नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया कि जब उनको बोला जाए तो वो लोग वो भी नहीं करते हैं, ठीक है, छोटी सी चीज भी नहीं करते हैं। तो जो बच्चा एफर्ट करेगा, जो बच्चा करेगा उनके लिए करना चाहिए। आप लोग अगर होते, ठीक है, तो आप लोग क्या करते, ठीक है, तो सोचिएगा इसके ऊपर में जरूर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।